जी नमस्कार साथियों, गुड मॉर्निंग प्यारे दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम, राधे राधे। आज की जो हमारी क्लास है दोस्तों, उसके अंतर्गत हम टॉपिक कर रहे हैं वर्णमाला। और वर्णमाला के अंदर हम व्यंजन के भेद, वर्णमाला में व्यंजन के भेद और व्यंजन के जो भेद होते हैं वो होते हैं 5। और इन 5 भेदों में बात चल रही है हमारी स्पर्श व्यंजन की। इसकी बात चल रही है स्पर्श व्यंजन। और स्पर्श व्यंजन के अंतर्गत आज हम पढ़ेंगे प्यारे दोस्तों घोष और सहघोष के बारे में। जो हमारे घोष वर्ण होते हैं, घोष वर्ण, इनका दूसरा नाम घोष वर्ण स्पर्श व्यंजन में इनका दूसरा नाम सहघोष भी होता है। घोष का ही दूसरा नाम क्या है? सहघोष है। दूसरा आपको ध्यान रखना है, घोष का शाब्दिक अर्थ, घोष का शाब्दिक अर्थ गूंज, घोष का शाब्दिक अर्थ गूंज, कंपन, घोष का शाब्दिक अर्थ गूंज, कंपन, झंझकार, घोष का शाब्दिक अर्थ गूंज, कंपन, झंझकार होता है। जिन वर्णों के उच्चारण में, जिन वर्णों का उच्चारण करते समय, गूंज उत्पन्न हो, जिन वर्णों का उच्चारण करते समय गूंज उत्पन्न हो, वो क्या कहलाते हैं हमारे? वे कहलाते हैं घोष वर्ण। और जब हम वर्णों का उच्चारण करते हैं, जब हम वर्णों का
जब हम वर्णों का उच्चारण करते हैं तो श्वास वायु श्वास वायु पहले शरीर के अंगों से टकराती है, फिर गूंज के साथ बाहर आती है। उन्हें घोषवर्ण कहते हैं। उन्हें घोष या सघोष वर्ण कहते हैं। प्रत्येक वर्ग का आपको ये ध्यान रखना है दोस्तों, घोष जो वर्ण होता है हमारा, ये 5वीं कंडीशन यहाँ लिख रहा हूँ। प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण घोष अर्थात सघोष होता है। घोष अर्थात सघोष होता है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ, स्पर्श व्यंजन में जो हमारे सघोष वर्ण है वो तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण है। तीसरा, चौथा और पांचवा, बाद के तीनों, अंतिम तीनों हमारे क्या कहलाएंगे? घोष वर्ण कहलाएंगे। ये आपको ध्यान, इनको हम ये भी कह सकते हैं अंतिम तीनों, बाद के तीन क्या है? घोष। इसके बाद दूसरा जो है वो कहलाता है अघोष। दूसरा अघोष वर्ण। अघोष वर्ण कौन सा होगा? जिन वर्णों के उच्चारण में कंपन गूंज, जिन वर्णों के उच्चारण में कंपन गूंज उत्पन्न ना हो। प्रत्येक वर्ग का पहला व दूसरा वर्ण, प्रत्येक वर्ग का पहला व दूसरा वर्ण अघोष होता है। प्रत्येक वर्ग का पहला दूसरा वर्ण अघोष होता है। प्रत्येक वर्ग का पहला दूसरा वर्ण अघोष। ठीक है जी। पहला दूसरा कौन सा होगा? पहला दूसरा हो गया आपका क वर्ग में क और ख, च वर्ग में च और छ, ट वर्ग में ट और ठ, और ट वर्ग में ट और ठ, और प वर्ग में यहाँ पे भ। तो ये आपके पहले दो जो है आपके क्या हो गए? अघोष। इनमें गूंज उत्पन्न नहीं होती, इसलिए इनको क्या कहते हैं? हम अघोष वर्ण कहते हैं। ये थे जी स्पर्श व्यंजन से बनने वाले क्वेश्चंस। इसके बाद व्यंजन का दूसरा भेद है हमारा अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन क्या है? जिन वर्णों के उच्चारण में
जिन वर्णों जिन वर्णों के जिन वर्णों के जिन वर्णों के उच्चारण में जिन वर्णों के उच्चारण में श्वास वायु जिन वर्णों के उच्चारण में श्वास वायु पहले शरीर के जिन वर्णों के उच्चारण में श्वास वायु पहले शरीर के अंदर जाए, फिर बाहर निकले, फिर बाहर निकलती हो वो क्या कहलाते हैं? अंतस्थ। इनकी संख्या 4 है। और वे 4 कौन से हैं? ये, रे, ले और वह। दूसरा आपको ध्यान रखना है, अंतस्थ वर्ण का पहला व चौथा वर्ण अर्धस्वर भी कहलाता है। अर्धस्वर, पहला व चौथा वर्ण अर्धस्वर। पहला व चौथा वर्ण कौन सा है? जी हमारा पहला और चौथा वर्ण है ये और वे, अर्धस्वर कहलाते हैं। ये और वे अर्धस्वर वर्ण कहलाते हैं। जब भी हम इन वर्णों का उच्चारण करेंगे दोस्तों, तो आपको ये ध्यान रखना है कि इसका ये, रे, ले, वे का, तो यहाँ पे आप हाथ रखो और उच्चारण करके देखो, ये, रे, ले और वे। पहले हमारा हाथ ही अंदर की साइड जाएगा। क्यों? पहले फेफड़े अंदर वायु खींच रहे हैं, फिर बाहर छोड़ रहे हैं। जैसे हमें पंप से हवा भरनी होती है, तो जब हम किसी पंप से हवा भरते हैं तो पहले पंप को ऊपर खींचते हैं, फिर नीचे को दबाते हैं, जब साइकिल के टायर में हवा जाती है। तो सेम वही कंडीशन इसमें भी है। सेम वही कंडीशन हमारी अंतस्थ व्यंजन के अंतर्गत भी होती है। इसके बाद तीसरा जो भेद है हमारा, वो है ऊष्म या उष्मान या संघर्षी व्यंजन। इनकी संख्या 4 होती है। कितने वर्ण होते हैं? 4 वर्ण होते हैं जी। और ये 4 वर्ण कौन से होते हैं? ये वाले से, और है, ये 4 वर्ण होते हैं। क्या कंडीशन है जी? जिन वर्णों का उच्चारण करते समय गर्म श्वास वायु शरीर से बाहर निकलती हो, वो क्या कहलाते हैं? ऊष्म व्यंजन। जिन वर्णों का उच्चारण करते समय घर्षण अर्थात संघर्ष हो, उन्हें संघर्षी व्यंजन कहते हैं। क्योंकि इसमें उच्चारण करने के दौरान
आपको ये ध्यान रखना है प्यारे दोस्तों, इसमें क्या होगा, घर्षण होगा, और जब घर्षण होगा तो रगड़ होगी, रगड़ होते ही चीजें अपने आप गर्म हो जाती है। अगर मैं इसको बार बार ऐसे घिसूंगा यहाँ तो ये गर्म हो जाएगा आगे से, क्योंकि जहाँ संघर्ष होगा, घर्षण होगा, तो वो ऑटोमेटिक गर्म चीजें हो जाती है। तो यानी कि इसमें गर्म हवा शरीर से बाहर निकलती है। आप उच्चारण करके देखो ना यारे लेवे का, तो यारे लेवे का उच्चारण कर रहे हैं तो फेफड़ों में पहले वायु अंदर जा रही है फिर बाहर है। इसके बाद जब हम इनका उच्चारण करते हैं, यहाँ पे से यहाँ गर्म हवा लगेगी, बाकी सब में ठंडी हवा लगती है। तो जब इनमें गर्म हवा लगती है, इसी वजह से इनको हम क्या कहते हैं, ऊष्म, उष्माण या संघर्षी व्यंजन कहते हैं। यहाँ तक चीजें अगर आपको क्लियर हो गई हो तो एक बार सारे स्टूडेंट ओके कीजिए, यस कीजिए। यहाँ तक अगर चीजें क्लियर हो गई है तो एक बार सारे स्टूडेंट ओके कीजिए। भाई बहुत सारे बच्चे जो है ना पढ़ने नहीं आते हैं, बहुत कुछ इधर उधर की चीजें देखने आते हैं। आज 25 तारीख है, फरवरी का महीना है और 2026 चल रहा है। तो ये सुबह मॉर्निंग की 8 बजे वाली क्लास चल रही है, जिसमें अभी टाइम हो गया है 8:19। ये सुबह के हो गए हैं जी, शाम के नहीं है। AM को सुबह कहते हैं। अब अगर तसल्ली हो गई हो तो थोड़ा सा पढ़ाई पे ध्यान दे लो, ठीक है। तो मेरी कोई भी क्लास रिकॉर्डिंग नहीं जाती है, जो भी होती है लाइव होती है। रिकॉर्डिंग तो मैं लास्ट में दूंगा आपको रिवीजन के लिए, ठीक है, ताकि आप चीज़ों को अच्छी तरीके से प्रैक्टिस कर पाए। हालांकि यहाँ भी बहुत सारे, क्योंकि इसके अलावा क्वेश्चन बनता ही नहीं है। वो आपसे क्या पूछेगा, ऊष्म व्यंजन का दूसरा नाम बताओ, तो आप कहोगे ऊष्म व्यंजन का दूसरा नाम उष्मान है, संघर्षी व्यंजन है। ये कितने होते हैं, 4 वर्ण होते हैं। कौन कौन से 4 होते हैं, से और है होते हैं। फिर ये इनकी डेफिनेशन आ गई, कंडीशन आ गई। इसके अलावा यहाँ से कोई क्वेश्चन बनता ही नहीं है। अब वो कुछ भी पूछेगा आप यहाँ से करके आओगे इसको। इसके बाद है फिर प्यारे दोस्तों हमारा फोर्थ, और वो क्या है हमारा, संयुक्त व्यंजन है। फोर्थ क्या है जी हमारा, संयुक्त व्यंजन। तो संयुक्त व्यंजन कौन से होते हैं जी, जो व्यंजन दो अलग अलग, जो व्यंजन दो अलग अलग व्यंजन से मिलकर बनते हैं, जिन्हें हम जटिल व्यंजन भी कहते हैं, जिन्हें हम जटिल व्यंजन भी कहते हैं। वो क्या कहलाएंगे, हमारे संयुक्त व्यंजन कहलाएंगे। दूसरा, संयुक्त व्यंजन में ये ध्यान से सुनना है बात, ये वाली संयुक्त व्यंजन में पहला व्यंजन, संयुक्त व्यंजन में पहला व्यंजन स्वर, संयुक्त व्यंजन में पहला व्यंजन स्वर रहित होता है। संयुक्त व्यंजन में पहला व्यंजन स्वर रहित होता है। संयुक्त व्यंजन में पहला व्यंजन स्वर रहित होता है। संयुक्त व्यंजन में पहला व्यंजन स्वर रहित होता है। कैसे होगा जी, ये हमारा एक संयुक्त व्यंजन है, ये जो बनता है ये कै और से मिलके बनता है, या फिर हम इसको कहेंगे, इस रूप में ले लेंगे इसको, आधा कै, फिर ये यहाँ आधा से, और ये फिर आपका ए, ठीक है। इसके बाद में हमारा दूसरा व्यंजन होता है ये वाला, इसमें ये आधा तय और रे से मिलके बनेगा, या फिर हम क्या कहेंगे, इसमें ये आधा तय, ये आधा रे, या फिर ये वाला। इसके बाद में यहाँ हमारा ये वाला व्यंजन होता है, इसमें ये आधा जय और ये वाला ये, या फिर हम कहेंगे यहाँ पे आधा जय और यहाँ पे क्या ले लेंगे, आधा ये, और इसके बाद में यहाँ है। इसके बाद में हमारा ये व्यंजन होता है, इसमें ये आधा से और रे से मिलके बना है, या फिर हम ये कहेंगे ये वाला आधा से, ये आधा रे, या फिर ये है। ये स्वर के साथ लिख लिया, ये बिना स्वर के साथ लिखा है। इसके अलावा एक हम और प्रयोग करते हैं,
ये आधा दे और ये ऐसे मिलके बना है, या फिर यहाँ कहेंगे आधा दे आधा ये और ऐसे मिलके बना। अब इनको देखो आप तरीके से, ये यहाँ से लेके यहाँ तक ये आधा दे है और ये यहाँ से लेके यहाँ तक ये इसमें यह लगा हुआ है, ये यहाँ से लेके यहाँ तक ये आपका आधा से है और इसमें ये यहाँ से लेके यहाँ तक ये रे लगा है, ये यहाँ से लेके यहाँ तक ये आधा जय है और इसमें जो लगा हुआ है ये यहाँ पर क्या लगा है जी, इसमें ये यहाँ पर यह लगा हुआ है ये वाला। इसमें देखो जी, ये यहाँ से लेके यहाँ तक ये आधा तय है और इसमें जो लगा है ये क्या है आपका रे, ये यहाँ से लेके यहाँ तक ये आपका कै है ये वाला और इसमें जो ये लगा है यहाँ पर ये आपका से है। यानी कि दो अलग अलग व्यंजनों से मिलके जो बनते हैं। संख्या इनकी 4 ही होती है, संयुक्त व्यंजन की संख्या 4 होती है और उन संयुक्त व्यंजन में हमारे प्यारे दोस्तों ये ही आते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। इसका प्रयोग हम ऑलरेडी इस रूप में कर रहे हैं, द और यह के रूप में, इनका प्रयोग नहीं करते। जैसे हमें यहाँ पे क्या है प्यारे दोस्तों, विद्या लिखना है, तो हम विद्या जो शब्द है हम इसको ऐसे भी लिख रहे हैं, विद्या जो शब्द है इस विद्या को ऐसे भी लिखते हैं। ऐसे ही हमें गद्य शब्द लिखना है तो इस गद्य को ऑलरेडी हम ऐसे भी लिखते हैं, इसलिए ये संयुक्त व्यंजन से हमने बाहर कर लिया। ऐसे ही पद्य है, इस पद्य को भी हम ऐसे लिख रहे हैं। ऐसे विद्यालय है, इस विद्यालय को भी हम जो है ऐसे लिख रहे हैं। तो चूंकि इसका प्रयोग हम दोनों तरीके से कर रहे हैं, इसलिए जिनकी संख्या केवल 4 ही होगी, इसको 5वें को हम इसमें काउंट नहीं करते हैं। तो ये आपको संयुक्त व्यंजन में पहला व्यंजन स्वर रहित होता है। स्वर रहित का मतलब क्या हुआ, आधा व्यंजन होगा। क्योंकि हमने यहाँ जो ये हलंत दिया है, ये जो हलंत आया है ये हमें बता रहा है कि ये क्या होगा, आधा होगा। बाद वाला पूरा होता है, पूरा होता है तो स्वर के साथ लिखा गया, ये रहा देखो स्वर के साथ में, ठीक है। तो इसीलिए वो पूछेगा आपसे ये देखे कि बताइए इसकी संरचना क्या है, ये कैसे बनते हैं। तो यहाँ आपको ध्यान रखना है ये जो बनता है या तो इस रूप में या फिर इस रूप में। और चूंकि कै को आप इस रूप में भी लिख सकते हो, यहाँ पे आधा, बात एक ही है भाई, आप आधा कै ये लिखो, ये भी आधा व्यंजन है स्वर रहित है, और ये भी आधा व्यंजन स्वर रहित है। तो इन दोनों को स्वर रहित व्यंजन कहते हैं, आधा व्यंजन कहते हैं, इन्हीं को शुद्ध व्यंजन भी कहा जाता है। बात एक ही है। तो जिसमें से आप स्वर को निकाल दोगे वो क्या कहलाएगा, आधा व्यंजन। इसके बाद बात आ गई प्यारे दोस्तों हमारी ऊतक सीपित व्यंजन की। 5वां जो भेद है वो क्या है जी हमारा, ऊतक सीपित व्यंजन या फिर ऊतक सीपित व्यंजन या फिर ताड़न जात, इनको क्या बोलते हैं, ताड़न जात व्यंजन। इनकी संख्या हमारी 2 होती है और ये 2 व्यंजन जो होते हैं वो एक हमारा डे है और एक हमारा ये वाला डे है। नीचे जो बिंदी हम प्रयोग करते हैं, तो ये क्या है, ऊतक सीपित का अर्थ, ऊतक सीपित का अर्थ, ऊतक सीपित का अर्थ फेंकना या उछलना होता है, फेंकना या उछलना होता है। इन दोनों कौन से दोनों, ये वाला डे और ढे, ये वाला डे और ढे का प्रयोग कभी भी शब्द के प्रथम वर्ण के रूप में, अर्थात शब्द के प्रथम वर्ण के रूप में, अर्थात पहले प्रारंभ में प्रयुक्त नहीं किया जाता, प्रारंभ में प्रयुक्त नहीं
किया जाता है। इनका प्रयोग कहाँ होगा? शब्द के बीच में या अंत में। उत्क्षेपित या ताड़नजात दोनों वर्ण, ताड़नजात दोनों वर्ण कौन से है जी? ये वाला हमारा ढ और ये वाला ढ। ताड़नजात दोनों वर्ण का प्रयोग या तो शब्द के बीच में प्रयोग या तो शब्द के मध्य या तो शब्द के मध्य अर्थात बीच में, शब्द के मध्य अर्थात बीच में, या फिर शब्द के अंत में, या फिर शब्द के अंत में अंतिम वर्ण के रूप में इनका प्रयोग किया जाता है। कैसे करेंगे जी? ये देखो, ये वाला डैम, अब यहाँ पे हमने क्या ले लिया? सड़क। यहाँ पर क्या ले लिया हमने? लड़का। ऐसे ही हमने यहाँ पे क्या ले लिया? डंडा। ठीक है जी, ये आपको ध्यान रखना है। ऐसे ही यहाँ पे क्या ले लिया? लकड़ी। तो यहाँ पे हमने कहाँ प्रयोग किया है? यहाँ पे बीच में प्रयोग किया है, यहाँ पे अंतिम वर्ण के रूप में प्रयोग किया है। ऐसे ही आप इसको देखो, ये वाला ढ, इसका प्रयोग कहाँ करेंगे? मेंढक। इसका प्रयोग कहाँ करेंगे? पढ़ना। इसका प्रयोग कहाँ करेंगे? तड़। इसका प्रयोग कहाँ करेंगे? गढ़। तो यहाँ पे हमने क्या प्रयोग किया? यहाँ पे देखो, यहाँ शब्द के बीच में, शब्द के अंत में, हम इस बिंदी की बात कर रहे हैं। ये जो बिंदी लगाई है, ये या तो शब्द के बीच में लगेगी या फिर ये शब्द के अंत में लगेगी, या तो शब्द के बीच में या फिर शब्द के अंतिम वर्ण के साथ हम इसका प्रयोग करेंगे। तो ये था जी आपका उत्क्षेपित अर्थात ताड़नजात व्यंजन। इसके बाद प्यारे दोस्तों नोट करके आपको लिखना है, ठीक है, यहाँ पे विशिष्ट व्यंजन के बारे में नोट करके। कौन सा व्यंजन है जी आपका? विशिष्ट व्यंजन है। विशिष्ट व्यंजन की संख्या आपकी एक ही है, ये वाला है। ठीक है, गै का उच्चारण इसका होता है, ये आपको ध्यान रखना है। विशिष्ट व्यंजन मार्च 2024 को हिंदी शिक्षा निदेशालय द्वारा 53वां वर्ण स्वीकार किया गया। अब वर्णमाला में वर्णों की संख्या 52 + 1 = 53 है। तो ये 53 वाला वर्ण कौन सा है जी आपका? ये वाला। ठीक है जी, ये आपको ध्यान रखना है। जब भी टॉपिक कंप्लीट होगा इस चीज का आपको ध्यान रखना है दोस्तों, आपका कोई डाउट बचेगा ही नहीं, लेकिन आपको पेशेंस रख के चीजों को सुनना पड़ेगा। पेशेंस रख के चीजों को
जिन किताबों से आपने ये सारी चीजें पढ़ी हैं, उन्हीं किताबों के पहले पेज पे लिखा होता है, किसी भी त्रुटि के लिए प्रकाशक, विक्रेता, लेखक जिम्मेदार नहीं होगा। आपके पास जो भी किताबें हैं, जहाँ से भी आपने समझा है, पढ़ा है, उसी किताब के पहले पेज को पढ़ना है एक बार, उस पे लिखा हुआ है, ठीक है। वो दो चीज़ लिखता है, एक तो कॉपीराइट के बारे में लिखता है कि ये कॉपीराइट हमारा है, और जब कॉपीराइट हमारा है तो फिर वो ये भी स्वीकार करता है इसमें जो गलतियाँ हैं वो भी हमारी है। तो वो लिखता है इसमें किसी भी, इस पुस्तक में किसी भी त्रुटि के लिए ना तो लेखक जिम्मेदार होगा, ना प्रकाशक जिम्मेदार होगा, ना उसको बेचने वाला विक्रेता जिम्मेदार होगा। तो फिर जिम्मेदार कौन होगा? जिनको सलेक्शन लेने हैं। लेकिन यहाँ की जिम्मेदारी हम ले रहे हैं। तो विशिष्ट व्यंजन क्या है? 53। अब वर्णमाला में कुल वर्णों की संख्या आपसे पूछे, ऑप्शन में 52 भी हो, 53 भी, तो राइट आंसर क्या हो गया आपका? 53। इसका प्रयोग पहले साउथ इंडिया की जो हमारी लैंग्वेज है, तो तमिल है, तेलुगु या कन्नड़, उसमें हम इसका प्रयोग कर ही रहे थे। अब ये जो है प्यारे दोस्तों, आपको ध्यान रखना है, हमने हिंदी में इसको स्वीकार किया मार्च 2024, और वो भी हिंदी शिक्षा निदेशालय के द्वारा। तो ये थे जी आपके व्यंजन के 5 वेद जो हो गए कंप्लीट। आज के लिए प्यारे दोस्तों मैं इस क्लास को इतना ही रखता हूँ। बाकी कल फिर हम कल भी आपकी क्लास ऑफ रहेगी, क्योंकि मुझे बहुत जरूरी कहीं जाना है, ठीक है। तो कल आपकी क्लास ऑफ रहेगी, परसों से मैं चीज़ों को लूँगा कंटिन्यू। अब एक बच्चे अंजलि पाल का जो है डाउट आ गया, तो ये जो प्रयोग करते हो ना आप, जैसे इसकी बात हम कर रहे हैं, तो इसके अंतर्गत आपको ध्यान रखना है, ये समस्या बच्चों के सामने आती है। जैसे आपसे वो पूछेगा डेयरी शब्द है, ये भी गलत है। आपसे पूछेगा ढक्कन शब्द है, ये भी गलत है, क्योंकि प्रथम वर्ण के रूप में तो आप इसको प्रयोग कर ही नहीं सकते। ये इसकी वजह से, ये इसकी वजह से, ये दोनों क्या है? हमारी अशुद्ध वर्तनी है। दोनों क्या है? हमारी अशुद्ध वर्तनी है। ऐसे और भी बहुत सारे शब्द प्रयोग करते हो आप, ढेर भी प्रयोग करते हो, इसी में आप किसका प्रयोग करोगे? ढेर प्रयोग करोगे। इसी में ढंग भी प्रयोग करोगे, ये वाला ढंग है। तो ये सब क्या है? ये सब अशुद्ध वर्तनी है, क्योंकि आप इसका प्रयोग यहाँ नहीं कर सकते, ठीक है। ये तो नियम है उसका प्रयोग। भाई ये कहाँ से लिए हमने? ये टै वर्ग से ही तो लिए हमने। तो टै वर्ग के अंतर्गत टै, ठै, डै, ढै और नै, यही तो आते हैं। हम इसकी बात कर रहे हैं, हम किसकी बात कर रहे हैं? हम इसकी और इसकी बात कर रहे हैं। तो जब यहाँ इसके नीचे आप बिंदी लगाओगे दोनों के, तब इनको उत्क्षेपित व्यंजन बोलेंगे। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। हाँ, तो यहाँ पे क्या है जी? नहीं, 24 में स्वीकार कर लिया था, ये आपको ध्यान रखना है। इसमें तो लेने का प्रयोग हमने 25 में किया, 24 में ही स्वीकार कर लिया था अतुल यादव जी, मार्च 2024 में। तो आप तक चीजें बाद में पहुंची, क्योंकि जब भी हम मानक हिंदी में कोई भी चीज हटाते हैं या उसमें ऐड करते हैं, तो उसका एक लंबा प्रोसेस है, तभी हम उसके अंतर्गत चीजें से सही तरीके से कर पाते हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, बाकी दोबारा से फिर मिलते हैं हम, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। तो 53वां वन स्वीकार किया, प्रयोग हम कर रहे हैं 25 से इसका। तो 25 में जितने भी एग्जाम हुए और उसमें टोटल वर्णमाला पूछी गई, तो उसमें ऑप्शन में 53 भी था, इसलिए राइट आंसर क्या है आपका? 53 होगा। धन्यवाद दोस्तों।